नमस्कार। प्यूबर्टी मेनोरेजिया पार्ट 1 वीडियो में हमने जाना कि प्यूबर्टी मेनोरेजिया के काजेस क्या क्या रहते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्यूबर्टी मेनोरेजिया पेशेंट को किस तरह से मैनेज किया जाता है। मैनेजमेंट में सबसे पहले ज़रूरी है डायग्नोज करना, लेकिन इस डिज़ीज़ के केस में एक पेक्युलियरिटी ये है कि प्यूबर्टी मेनोरेजिया का डायग्नोसिस पेशेंट खुद लेके आता है। हमें एज ए मेडिकल मैन सिर्फ उसका काज ढूंढना है। काज ढूंढने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है डिटेल्ड हिस्ट्री। अब जब हिस्ट्री टेकिंग की बात आती है तो हमें ये नहीं बोलना है कि प्यूबर्टी मेनोरेजिया का जो हमारा पेशेंट है ये 8 से 19 साल की एज का है और ऐसी फेज़ में है जो एक ओवरलैपिंग स्टेज ऑफ लाइफ है, एंड ऑफ चाइल्डहुड और स्टार्ट ऑफ एडोलेसेंस का। कहने का मतलब है कि इस पेशेंट को की हिस्ट्री हमने बड़ी ही एक्स्ट्रा स्किलफुली और सेंसिटिवली लेनी है। अब सबसे पहले हिस्ट्री में मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, जिसमें हम जानेंगे कि पैटर्न ऑफ ब्लीडिंग कैसे है। मैक्सिमम ये केसेस एनोवुलेटरी ब्लीड होते हैं, जैसे मैंने बताया कि इमेच्योर HPO एक्सिस होता है उसके चलते। ये डिलेड साइकिल की हिस्ट्री रहती है और जब ब्लीडिंग होती है वो एक्सेस में होती है और प्रोलॉन्ग्ड होती है। दूसरा मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में हम हिस्ट्री टेकिंग के दौरान ये जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लीडिंग सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। नॉर्मली सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग होती है जब 3 से 4 पैड्स पर डे यूज़ हों, नाइट में चेंज की ज़रूरत पड़े, डबल पैड की ज़रूरत पड़े, फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स या स्टेनिंग की हिस्ट्री पेशेंट दे, या पेशेंट खुद फ्रीक्वेंटली बताए कि फ्लडिंग होती है, गशिंग होती है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, जो क्लॉट्स पड़ते हैं, तो हम इन्फर कर सकते हैं कि ब्लीडिंग जो है वो सिग्निफिकेंट है। दूसरा हमें जानना होता है कि कहीं ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है। कुछ डिजीज़ हैं जो इनहेरिटेड होते हैं, फैमिलीज़ में रन करते हैं। इनके बारे में जैसे फ्रीक्वेंटली एक नोज ब्लीड, एपिस्टेक्सिस जिसे बोलते हैं, गम ब्लीड्स की हिस्ट्री ली जाती है। जॉइंट्स और मसल्स में पेन, स्वेलिंग, एकीनेस अगर पेशेंट हिस्ट्री देता है तो भी सस्पिशन रहता है। इसके साथ ही स्किन पे अगर बिना वजह के पिन हेड साइड्स, जैसे हम पेटिकिया बोलते हैं, उससे थोड़े बड़े जो 1 सेंटीमीटर से छोटे परप्यूरा स्पॉट्स, उससे ज़्यादा एक्कीमोसिस या ब्रूज जिसे बोलते हैं 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बिना वजह के या छोटी सी चोट से अगर होने लगे और पेशेंट हिस्ट्री दे कि छोटे से कट से 5 मिनट से ज़्यादा ब्लीडिंग रहती है या 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा ब्रूज खुद ही बन जाता है, तो भी हमें आइडिया होता है कि कहीं इसको इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है। इसके बाद लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़ की हिस्ट्री ली जाती है। कोई ड्रग्स जो मैंने बताए थे कि वो अगर ड्रग्स ले रहा हूँ उनकी हिस्ट्री लेना ज़रूरी है। और लास्टली हिस्ट्री में सबसे ज़रूरी है सेक्सुअल हिस्ट्री, जो कि अगेन मैं स्ट्रेस करूँगा कि वो स्किलफुल होने के साथ साथ सेंसिटिविटी के साथ लेने की ज़रूरत है। हिस्ट्री के बाद आता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में सबसे पहले हमने देखना है कि पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है कि नहीं। सिंपली अगर पल्स 100 से ज़्यादा है और बीपी सिस्टोलिक 100 से कम है तो पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है। इसके बाद डिग्री ऑफ एनीमिया, जो लाइफ थ्रेटनिंग एनीमिया बोलते हैं हम, वो 6.5 ग्राम से नीचे है। इसमें कार्डियक फेलियर में जाने का चांसेस रहते हैं पेशेंट के, तो इसको ये एक इमरजेंसी होती है, इसको मैनेज करना। माइल्ड एनीमिया जिसे बोलेंगे हम, मॉडरेट और सीवियर 3 कैटेगरी होती है। अगर 6.5 से 8 तक है तो ये सीवियर एनीमिया है, 8 से 10 है तो मॉडरेट है, 10 से लेकर नॉर्मल की रेंज जैसे 12-13 डिपेंडिंग ऑन द लैब तो है ये माइल्ड एनीमिया है। इसके बाद PCOD जो कि 12%, 10 से 12% केसेस रहते हैं प्यूबर्टी मेनोरेजिया के, तो इसकी हिस्ट्री लेनी ज़रूरी है, जिसमें इसमें फ्रिक्वेंटली एनोवुलेशन होती है, प्रोलॉन्ग साइकिल्स होते हैं। दूसरा क्लिनिकली या बायोकेमिकली
इसमें हाइपर एंड्रोजनिज्म रहता है और अल्ट्रासाउंड में सिस्ट रहते हैं। इन 3 पॉइंट्स में से अगर 2 पॉइंट्स होते हैं तो पीसीओडी होता है। और इसमें फ्रिक्वेंटली जो हिस्ट्री ली जाती है, पेशेंट का एग्जामिनेशन भी करते हैं और हिस्ट्री में प्रोलॉन्ग साइकिल्स जो हैं वो डिलेड साइकिल्स जिसको बोलेंगे, उससे हम आइडिया लेते हैं कि पीसीओडी कहीं पीसीओडी तो नहीं है और उस लाइन्स पे सोचते हैं। इसके बाद ब्लीडिंग टेंडेंसी का, जैसे कि ब्लीडिंग टेंडेंसी के अगर है तो वो कंफर्म करेंगे कि जैसे नोज़ ब्लीड है या गम ब्लीड है, जॉइंट्स की एग्जामिनेशन करेंगे कि उसमें कहीं स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है। और इसी के साथ जैसे हिस्ट्री में मैंने बताया था कि इनकी हिस्ट्री मेलिना वगैरह की, तो अकॉर्डिंगली उस लाइन्स पे हम देखते हैं कि अगर ब्लैक टारी स्टूल्स वगैरह तो नहीं है। इसके बाद बाकी जो एंडोक्राइनोपैथीज़ होती हैं उसमें, जैसे पीसीओडी में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे एंड्रोजेनिक फीचर्स आ जाते हैं, कई दफ़ा एंड्रोजेंस के ज़्यादा होने की वजह से मुहासे होते हैं, अनवांटेड हेयर होते हैं और स्काल्प लाइन जो हेयर लाइन है वो रिसीड करती है, एंड्रोजन ज़्यादा हो और हेयर फॉल की हिस्ट्री होती है। और कैंथोसिस नाइग्रिकेंस, ये जैसे डर्टी नेक जिसको कॉमनली बोला जाता है, नेक के आसपास एक ब्राउन और डार्क कलर का हाइपर पिगमेंटेड नेकलेस सॉर्ट होता है। ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से होता है और इसका वेरिएबल प्रेवलेंस है 5 से 70% तक होता है ये पीसीओडी के केसेस में। बाकी जो एंडोक्राइनोपैथीज़ हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म में फ्रिक्वेंटली 4% केसेस होते हैं। ये हाइपोथायराइडिज्म में बॉडी का बीएमआर कम होता है। सो ब्रेन से लेकर टो तक बहुत सी फाइंडिंग्स होती हैं, जैसे ब्रेन में मेंटल फॉगिंग जिसे हम बोलते हैं, फंक्शन जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो कम होता है। आँख के आसपास एडिमा रहता है और आईब्रोज जो लेटरल साइड पे आईब्रोज हैं वो कम हो, हेयर उनके कम हो जाते हैं। वेट गेन होता है। इनके कॉन्स्टिपेशन फ्रिक्वेंटली इन लोगों को रहती है और पल्स रेट इनकी लोअर साइड पे होती है और जो स्किन है वो कोर्स होती है, ड्राई होती है, क्लैमी, कोल्ड क्लैमी स्किन बोलते हैं। और स्किन का कलर जो है उसको अर्थी लुक, जैसे हम टिपिकल जो हाइपोथायराइड्स होते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में भी मेनोरेजिया होता है, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड है इस केस में। इसके बाद एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, जिसमें मैंने बताया कि एंड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से जो पेशेंट है विरलाइजिंग सिम्टम्स होते हैं, उनको हर्सुटिज्म होता है, एक्ने होते हैं, मेल लाइक हेयर होंगे और एंड्रोजन के चलते जो मस्कुलर बॉडी होती है, ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं, निपल्स, स्मॉल निपल्स और क्लेटोरिस जो है उसकी इन्लार्जमेंट क्लिटोरो मगैली जिसे बोलते हैं वो होती है। सेक्सुअली एक्टिव अगर है पेशेंट तो इसका हम पर स्पेक्ट्रम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, जिससे हम अगर यूट्रस में अगर कोई मुलेरियन डिफेक्ट है तो वो पता चल जाता है, कोई पॉलिप है, फाइब्राइड है वो पता चलता है, प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है वो भी पता चल सकता है इन केसेस में। इसके बाद टेस्ट जो है वो टेस्ट में सबसे पहले बेसिक टेस्ट कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है। हार्मोन्स जो कॉमनली हम करवाते हैं वो थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाते हैं और प्रोलैक्टिन करवाते हैं, क्योंकि प्रोलैक्टिन का जो है ज़्यादा होने की वजह से भी पिट्यूटरी मेनोरेजिया होता है। और प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी ट्यूमर बेसिकली पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है और पिट्यूटरी का ट्यूमर होता है, जो ऑप्टिक क्याज़्मा होता है ब्रेन में, उस पर कंप्रेस करने की वजह से इनके कॉमन जो सिम्टम रहते हैं, इनको विजन में प्रॉब्लम आती है और वो विजुअल फील्ड इफेक्ट्स देखे जाते हैं और पेरिफेरल विजन जो होती है वो अफेक्टेड होती है, इसको बोलते हैं बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया। इसके साथ फ्रिक्वेंटली हेडेक अगर है पेशेंट को और प्रोलैक्टिन ज़्यादा है तो निपल से डिस्चार्ज, मिल्क लाइक डिस्चार्ज होता है। सो थायराइड, प्रोलैक्टिन ये किया जाता है इन केसेस में। ब्लीडिंग डिसऑर्डर को रूल आउट करने के लिए या जैसे बॉन विलिब्रेंट फैक्टर है उसका ऐसे किया जाता है, कोगुलेशन प्रोफाइल किया जाता है। पीसीओडी अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं हम, कुछ फीचर्स वैसे हैं तो पीसीओडी प्रोफाइल LH FSH जो अल्ट्रा होती है, LH रेशियो LH बढ़ जाता है तो वो किया जाता है। इसके साथ ही अल्ट्रासाउंड, ये एक वंडरफुल मॉडलिटी मैं बोलूँगा इन्वेस्टिगेट करने। इससे एक तो हम यूट्रस की अगर
एनाटॉमिकल कोई प्रॉब्लम है जैसे मलेरियन डिफेक्ट है वो पता चल जाएगा। दूसरा फाइब्राइड है जो पॉलिप वो पता चलेगा। प्रेगनेंसी रिलेटेड जैसे अबॉर्शन, मिसकैरेज, एक्टोपिक अगर है वो पता चलेगा। और सबसे ज़रूरी इन केसेस में जो कॉमनली जो रहता है, हम एंडोमेट्रियम पे स्ट्रेस देते हैं। एंडोमेट्रियम सपोज अगर 4 से 8 mm है, पेशेंट ब्लीड कर रहा है, तो ये ओवुलेटरी की तरफ ही ज़्यादा होगा। एनओवुलेटरी केसेस में 10 mm से ज़्यादा होगा, पेशेंट ब्लीड कर रहा है स्टिल ज़्यादा है, सो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की तरफ बात होगी तो वो ज़्यादा इन्फर करेगा कि एनओवुलेटरी कॉज है प्यूबर्टी मेनोरेजिया का। अब इसके बाद मैनेजमेंट जो फाइनल है, इसमें कुछ गोल्स हैं जो हमें फुलफ़िल करने होते हैं इन केसेस में। जो सबसे पहले ज़रूरी है पॉइंट कि हमें काज ऑफ ब्लीडिंग ढूंढना है, उसके बाद कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग करनी है, इसके बाद अनीमिया को रेक्टिफाई करना है, और फाइनली जो इसकी डिलेड कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको करना है। डिलेड कॉम्प्लिकेशन में ऑफकोर्स पहले अनीमिया आता है, उसके बाद इनफर्टिलिटी होता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है और एंडोमेट्रियल कैंसर। सो ये इन चीज़ों को स्ट्रेस में दिमाग में रखते हुए ही हमें मैनेजमेंट करनी है। बहुत से ड्रग्स हैं, ड्रग्स में कॉमनली जो हैं हेमेटेनिक्स जैसे आयरन बी कम्प्लेक्स ये दिए जाते हैं क्योंकि एनीमिया एक फ्रीक्वेंट एसोसिएशन है। इसके बाद नॉन स्टीरॉयड एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं जैसे मेफेनेमिक एसिड है। इसके बाद जो फर्स्ट लाइन ड्रग माना गया है प्यूबर्टी मेनोरेजिया का, ट्राइनेक्सिमिक एसिड, तो एंटीफिब्रिनोलेटिक क्लास ऑफ ड्रग है ये। इसके अलावा डेसमाइनोकेप्रोइक एसिड वो भी यूज़ करते हैं कुछ लोग। डाइस्मीन एक फ्लेवोनाइड है, नेचुरल ग्लाइकोसाइड फ्लेवोनाइड है, ये 900 मिलीग्राम डेली किया जाता है। ये वीनस रिटर्न अच्छा करता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज अच्छा करेगा और कैपिलरी की फ्रेजिलिटी को रोकेगा, उनकी कंट्रैक्शंस करेगा जिससे ब्लीडिंग कम होती है। डेस्मोप्रेसिन 0.3 माइक्रोग्राम पर केजी, ये 15 से 20 मिनट में किया जाता है और 24 to 48 आवर्स के बाद हम रिपीट करते हैं इसको। इसके अलावा जो ड्रग्स हैं वो हैं हार्मोन्स। तो हार्मोन मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इसी पे है। तो हार्मोन्स प्रोजेस्टिन्स देते हैं और जो इससे भी बेहतर हैं COC ओरल कंट्रासेप्टिव्स जो है वो दिए जाते हैं। तो फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ कोर्स प्यूबर्टी मेनोरेजिया का ट्राइनेक्सिमिक एसिड है। इसके बाद कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव्स, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कॉम्बिनेशन। हालांकि कुछ गायनिकोलॉजिस्ट की वरी रहती है कि ये एपिफिजियल जो ईस्ट्रोजन देने से एपिफिजियल क्लोजर हो जाता है जिससे बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन इसके लिए कि मीनार की जब आती है तो 95%, जैसे मैंने स्टेजेस में लास्ट वीडियो में बताया था, 95% ऑफ द ग्रोथ स्पर्ट जो है वो हो गया होता है। 95% से ज़्यादा ग्रोथ हो गई होती है जब मीनार की आती है, फर्स्ट मेंसेस आते हैं। सो इसके चांसेस कम रहते हैं कि वो ग्रोथ पे ये ईस्ट्रोजन अफेक्ट करेगा। अब इनका यूजेस जो है वो डिपेंड करेगा। जैसे माइल्ड अगर मेनोरेजिया है तो ये हमने नहीं भूलना कि ये इमेच्योर, पहले ही मैंने बताया कि काज में कि ये इमेच्योर HPO एक्सिस की वजह से प्यूबर्टी मेनोरेजिया होता है। सो ट्राइनेक्सिमिक एसिड, हेमेटेनिक्स, रीश्योरेंस, एजुकेशन ये सफिशिएंट है। अगर आपको लगता है तो फिर हम लो डोज ओरल कंट्रासेप्टिव्स डालते हैं और 3 महीने के बाद इसको पेशेंट को फिर से री-एग्जामिन करते हैं। मॉडरेट के केस में अगेन एजुकेशन, रीश्योरेंस, इसमें हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए इन्वेस्टिगेट करेंगे और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए इन्वेस्टिगेट करेंगे और लो डोज ओरल कंट्रासेप्टिव स्टार्ट करेंगे। 2 महीने के बाद इनको वर्कअप करेंगे। ऑफ कोर्स हेमेटेनिक्स इसमें भी देंगे। और सवियर अगर है तो इस केस में हाई डोज ओरल कंट्रासेप्टिव्स देने हैं हमने, बाकी चीज़ें सब सेम रहेंगी। और ये याद रहे कि मॉडरेट और सवियर के केस में इन्वेस्टिगेशन हमने करनी है और साथ में हेमेटोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट ज़रूर करना है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, क्योंकि 1/3 ऑफ द केसेस में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। सो हेमेटोलॉजिस्ट की एडवाइस भी बहुत ज़रूरी है। अब सपोज़ अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो उसमें पेशेंट हैवीली ब्लीड कर रहा है, तो वैसे केस में हमें शॉक की जो मैनेजमेंट है उस लाइन्स में करना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। हाई डोज ओरल कंट्रासेप्टिव्स स्टार्ट किए जाते हैं।
अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो इसमें हमें बैलून टेम्पोनाट करते हैं, 24 आवर्स ऑब्जर्व करेंगे। अगर ब्लीडिंग स्टिल कंटिन्यू रहेगी तो इसमें डीएनसी की जाती है। अब इन सभी स्टेजेस में माइल्ड मॉडरेट सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग में हमने हेमाटेनिक्स स्पेशली आयरन सभी में देना है, क्योंकि ग्रोइंग एज है और डेफिसिट नहीं रहना चाहिए आयरन का। सो आयरन का जो कॉमन है वो 200 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन दिया जाता है 1 to 3 डिवाइडेड डोजेस में। आइडली तो आयरन एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए, लेकिन गैस्ट्रिक अपसेट एक बड़ा इशू है जिसकी वजह से कंप्लाइंस और हो जाता है। सो इन बिटवीन द मील्स हम खाने के बीच में एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट को। और बेस्ट जो है इसको हम अगर किसी लेमनेड के साथ या ऑरेंज जूस के साथ अगर एडवाइस करें तो विटामिन सी की होने की वजह से आयरन की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी हो जाती है। और फूड के साथ गैस्ट्रिक फैक्टर तो डील हो जाता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन कम रहती है। तो चाय के साथ, दूध के साथ, एंटासिड्स के साथ आयरन बिल्कुल नहीं, कैल्शियम के साथ भी आयरन बिल्कुल नहीं लेना है। ये चीज़ हमने पेशेंट को एडवाइस करनी है। और लास्ट, आयरन जब हम सप्लीमेंट देते हैं तो करेक्शन के पोस्ट 6 मंथ्स, सपोज़ अगर नॉर्मल रेंज में आ जाता है उसके 6 महीने बाद तक भी आयरन को, उसके स्टोर्स को सैचुरेट करने के लिए आयरन सप्लीमेंटेशन देना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।